हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर की जो सीरीज़ लेके आया हूँ, इसकी उपयोगिता आपको CDS NDA 1 2026 में अवश्य लाभ पहुँचाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर सीरीज से। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है, विच सक्सेसफुल पीजेंट मूवमेंट लीड टू द कन्फर्मेट ऑफ टाइटल सरदार अपॉन वल्लभ भाई पटेल जी। मतलब वल्लभ भाई पटेल जी को किस मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट में, जो किसान आंदोलन था, उसमें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी? खेड़ा सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, चंपारण सत्याग्रह एंड बारदोली सत्याग्रह। तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए इस बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे लौह पुरुष माने जाते हैं, उनकी इंडिया इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, जिनका जन्म गुजरात में उस समय के ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनके मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिस उपमा से इन्हें नवाजा जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 565 प्रिंसली स्टेट का इन्होंने भारत में मिलान किया था या यूनिफाइड किया था इंडिया में इन्हें। दूसरा जो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत से कृषक मूवमेंट्स को, आंदोलनों को, और फ्रीडम स्ट्रगल में महत्वपूर्ण भागीदारी की थी। इसके अलावा इन्होंने भारत में आज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, जो प्रशासनिक ढांचा है आज का हमें, तो उसे भी ये सरदार भाई पटेल जी ही उसके कर्ता धर्ता माने जाते हैं। चलो देखते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस उनके जन्म दिवस के दिन सेलिब्रेट या मनाया जाता है, जो कि इस बार 150वीं जयंती इनकी सेलिब्रेट कर रहा है। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके अलावा इस दिन जो सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा रन फॉर द यूनिटी एंड यूनिटी मार्च के रूप में इसे कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर हम उनके नेशनल यूनिटी डे के बारे में देखें तो नेशनल यूनिटी डे जो है इंडिया में प्रथमतः, मतलब सबसे पहली बार 2014 में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, क्योंकि यह सेलिब्रेट इसलिए किया गया क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट जो कि रजवाड़े थे, जिनका भारत में इन्होंने विलय कराने में सफलता प्राप्त की थी, उसके उपलक्ष्य में। इसके अलावा देखते हैं सिटीजनशिप कमिटमेंट। जो नेशनल यूनिटी डे है, इसका मेन मोटो है सिटीजनशिप कमिटमेंट। सिटीजन को एनकरेज करना कि वो नेशनल इंटीग्रिटी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, और कलेक्टिव यानी कि कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत इसे आगे बढ़ाए। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सम्मान में हमने भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया है, जो कि 2018 में जिसका उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो 182 या 182 मीटर टॉल है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ा स्टैच्यू माना जाता है। इसके साथ ही यह नर्मदा रिवर पे बने सरदार सरोवर डैम पर स्थित है, जो कि संधू बेट हिल्लॉक जो पहाड़ी है उस पर निर्मित किया गया है। यह हमारे नेशनल यूनिटी और प्राइड को सिंबलाइज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि कल मैंने आपको बताया था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में इसे 2020 में शामिल किया गया। जो आर्किटेक्ट हैं यूनाइटेड इंडिया के, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। ये भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री थे, साथ ही पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 565 प्रिंसली स्टेट का जो 1947 तक भारत में विलय या भारत में एकीकरण किया गया, उसके लिए उन्होंने एक स्टेट डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष या जो कि वीपी मेनन जी के जो वीपी मेनन हैं उन्हीं के अंडर में काम करता था। वहीं अगर हम देखें तो जो डिसीज़न उनके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं भारत के एकीकरण में, वो है जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद का और कश्मीर का। देखिए, जूनागढ़ जो था ये गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ एक मुस्लिम शासक द्वारा रूल किया जाने वाला प्रिंसली स्टेट था।
परंतु इसकी जो अधिकतम जनता थी वो सनातनी या हिंदू थी। तो इस वजह से ये पाकिस्तान में खुद को शामिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। तो इसका विलय पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में किया गया। वहीं हैदराबाद भी एक तरीके से, देखिए हैदराबाद की लोकेशन अगर आप भारत में देखेंगे ना, तो हैदराबाद बिल्कुल बनता है सेंटर ऑफ द इंडिया के पास। अब सेंटर ऑफ द इंडिया के पास अगर कोई स्टेट पाकिस्तान में मिलने की डिमांड करेगा तो उसे किस तरीके से लॉजिकली फुलफिल किया जा सकता था। तो इसको भी भारत में बलपूर्वक अधिग्रहित किया गया, या इसको भी बलपूर्वक भारत में इसका विलय किया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा, जो कि 1948 में कंडक्ट कराया गया था रजाकर मिलिशिया के खिलाफ। वहीं कश्मीर इशू तो आज तक हमारे सामने देखने को मिलता है, जहां हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह जो थे तत्कालीन नरेश या तत्कालीन प्रिंसली राज्य कश्मीर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने भारत में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु पाकिस्तान की कुटिल नीतियों और कुटिल हरकतों के कारण उसे भारत में आज तक समागम नहीं करने में सफलता हासिल हुई है। अगर हम देखें तो अगला जो टॉपिक हमारे सामने है, विद रेफरेंस टू द मेन कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो आजकल जो तनाव या फिर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसका मेन कारण क्या है। अफगानिस्तान, स्टेटमेंट एक है, अफगानिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज 1983 डूरंड लाइन एग्रीमेंट वैलिड एज इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, जो अफगानिस्तान है वो 1893 के जो डूरंड लाइन एग्रीमेंट है उसको नहीं मानता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में। दूसरा है, द इशू इज फ्यूल्ड बाय द एथनिक टाइज अमोंग पाश्तून पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय बॉर्डर। बॉर्डर द्वारा जो पाश्तून पॉपुलेशन है उसके डिवाइड से जो एथनिक इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है। तीसरा है, पाकिस्तान काउंटर टेरर ऑपरेशन। जो पाकिस्तान का जो काउंटर टेरर ऑपरेशन है वो इन्वॉल्व करता है स्ट्राइक्स, मतलब उसकी वजह से जो अफगान के टेरिटरी में स्ट्राइक्स हुई हैं उसने अफगान की सोवनिटी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, और इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान का जो लैंड लॉक स्टेटस है, क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे आगे भी कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है और उसकी कोई भी बाउंड्री किसी भी सी, ओशन या किसी भी बड़े वाटर बॉडी से नहीं लगती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है उसको, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान उसके ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए, हम अगर देखें तो हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ है, और ये जो कन्फ्लिक्ट है इसका जो मेन रीज़न है वो है हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे, पहले तो देखते हैं कि इनके बीच जो बॉर्डर है वो, इनके बीच में जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता है। देखिए आप ये अफगानिस्तान है, आप यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आप देख सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का, इसे डूरंड लाइन कहते हैं, इसे डूरंड लाइन कहते हैं, जिसको 1893 में एक एग्रीमेंट के थ्रू साइन किया गया था। वो एग्रीमेंट हुआ था मोर टाइमर डूरंड एंड अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान उस समय के आमिर हुआ करते थे अफगानिस्तान के, उनके बीच में, और ये जो थे ये ब्रिटिश डिप्लोमेट थे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर भारत को भी देख सकते हैं, ये भारत का बॉर्डर है, और ये छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर डूरंड लाइन भारत के साथ भी कनेक्ट होती है। तो जो अफगानिस्तान है वो इस एग्रीमेंट को, जो डूरंड लाइन एग्रीमेंट है, इसे इंटरनेशनल बॉर्डर के रूप में नहीं मानता है। वो मानता है कि यह एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फोर्सफुली किया गया था, जिसे भारत की आज़ादी और पाकिस्तान के बनने के बाद उस पर थोपा गया। दूसरा वो है एंड्यूरिंग कंट्रोवर्सी। क्या है कि जो ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये जो रेड लाइन वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये तो बॉर्डर एरिया है, ये तो बॉर्डर एरिया है। ठीक है, ये तो डूरंड लाइन है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये शेडेड पोर्शन में बना रहा हूँ, ये वो एरिया है जो कि पाश्तून कम्युनिटीज़ शेयर करती है।
ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो पाश्तून कम्युनिटी का पूरा रीजन है वो कहीं ना कहीं बीचों बीच से डुरन लाइन द्वारा सेपरेट किया गया है। तो इस तरह का जो सेपरेशन है किसी कम्युनिटी को आपस में जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने का, वो कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। वैसे ही जैसे कि पाश्तून और बलूचिस्तान का ये वाला रीजन इससे डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है, अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान, देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है ये जो है, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। आपको करंट इवेंट जो हुआ है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, तो उसमें आपको अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा कुछ जानने की आवश्यकता है। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, देखिए ये अफगानिस्तान की मैप है, और इस मैप में आप देख सकते हैं ये ताजिकिस्तान है जो कि उसके नॉर्थन बॉर्डर में लगता है, उज्बेकिस्तान है जो कि यहाँ छोटे से पोर्शन से कनेक्ट है, और ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये ईरान है, ठीक है, और ये पाकिस्तान आता है, और भारत का ये छोटा सा पोर्शन जो है ये इंडिया के साथ इसको लगाता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो था, अगर हम देखें इस कन्फ्लिक्ट का जो है वो पाश्तूनिस्तान के रूप में, जो ये छोटा सा पोर्शन आप देख सकते हैं, ये जो रीजन है ये पाश्तूनिस्तान के नाम पे स्वयं एक अलग देश की मांग कर रहा है, जो कि 1947 से लेकर 61 तक काफ़ी प्रमुखता से उठता रहा। दूसरा ये है कि जब 1979 से लेकर 89 में सोवियत इन्वेशन हुआ था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को वहाँ से भगाने के लिए जिहाद एंड होली वॉरियर जिन्हें कहते हैं, या मुजाहिद जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की, या कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। और इसके साथ ही 1991 में जब पाकिस्तान ने जब सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान से चला जाता है, तो अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन को किसी भी तरह से सपोर्ट देने का पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। अब देखते हैं अगला हमारे पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है, वो है ये है विद रेफरेंस टू द इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक। हमारे भारत का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक विच वॉज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ बायो बैंक के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है, वो है द बायो बैंक एल्सो नॉन एज अ फ्रोजन जू। ठीक है, एक फ्रोजन जू इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, ये क्या सही है। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल इज शॉर्टेड या स्टोर्ड क्रायोजेनिकली एट द टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली -196 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर द लिक्विड हीलियम, क्या ये हीलियम है। दूसरा है द प्राइमरी पर्पज इज टू प्रिजर्व रिप्रोडक्टिव सेल एंड टिश्यूज टू फैसिलिटेट फ्यूचर असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड स्पीसीज रिवाइवल। जो इसका प्राइमरी पर्पस है वो स्पीसीज के रिवाइवल और रिप्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ को प्रिजर्व करने के लिए डेवलप किया गया है। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप देखिएगा, देखिए जो इंडिया का जो पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है, इंडिया का जो पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है वो पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में डेवलप किया जा रहा है 2024 पे। 2024 में इसका इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन जो कि पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में किया गया है। देखिए पहली बात तो ये है कि पद्माजा नायडू जी कौन थे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है, ठीक है। देखिए जियोलॉजिकल पार्क जो आज के आम भाषा में हम जिसे जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं, उसे कहते हैं। और पद्माजा जो नायडू जी हैं वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर हुआ करती थी, 4th गवर्नर थी वेस्ट बंगाल की। साथ ही पद्माजा नायडू जी जो है फ्रीडम फाइटर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, सोशल रिफॉर्मर थी। और इसके अलावा पद्माजा नायडू जी जो है सरोजनी नायडू जी की सुपुत्री थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि जो ये जियोलॉजिकल पार्क है, जियोलॉजिकल पार्क जो विकसित किया जा रहा है बायो बैंक के रूप में, उसके फंक्शंस देखते हैं। ये एक फ्रोजन जू के रूप में काम करेगा, यानी कि वो चिड़ियाघर जो कि जमा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल्स को स्टोर किया जाएगा एंडेंजर्ड एनिमल्स के, जो संकटाग्रस्त जीव हैं, संकटाग्रस्त पशु हैं या जानवर हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल्स को यहाँ स्टोर किया जाएगा, ठीक है, क्रायोजेनिक स्टोरेज में, ठीक है। इसीलिए इसको फ्रोजन जू कहा गया है। दूसरा ये है कि मेथड किस तरीके से अपनाया जाएगा। इनके सैंपल डीएनए, टिश्यूज और रिप्रोडक्टिव सेल्स के रूप में कलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जो कि
कलेक्ट होंगे क्रायोजेनिकली -196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन। आपको पता है क्रायोजेनिकली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि क्रायोजेनिक इंजन में हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कंजर्वेशन, रिसर्च, फैसिलिटेट असिस्टेंट रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड सपोर्ट द फ्यूचर एंडेवर टू रिवाइव द क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज। जो संकटाग्रस्त जीव है उनके फ्यूचर सपोर्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए और उनके कंजर्वेशन के लिए इस फैसिलिटी को विकसित किया गया है। और ये कोलैबोरेशन जो है वो है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जो है ये हैदराबाद बेस्ड सरकारी संस्थान है जो कि सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में काम करता है, की रिसर्च में काम करता है। विद रेफरेंस टू द इंडिया साइंटिफिक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट समुद्रयान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो समुद्रयान प्रोजेक्ट समुद्रयान है उसके संबंध में कौन सा एक स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट मैंड यानी कि मानव मिशन है जो कि डीप ओशियन यानी कि समुद्र की गहराइयों में की कंपोनेंट ऑफ लार्ज डीप ओशियन मिशन का एक कंपोनेंट है। दूसरा क्या है? द इंडिजीनियस सबमर्सिबल, जो इंडिजीनियस है स्वदेशी समर्सिबल वो मशीन होती है जो कि समुद्र में डीप समुद्र में जाने के लिए सक्षम होती है, डेवलप की गई है। प्रोजेक्ट नेम मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 इज डिजाइन टू कैरी 3 पर्सनल को कैरी करने के लिए ये मत्स्य जो डेवलप की गई है सबमर्सिबल। दूसरी है द मिशन प्राइमरली ऑब्जेक्टिव इज एक्सक्लूसिवली टू एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स जो होते हैं वो समुद्र की जो सतह होती है, तलहटी होती है, वहाँ पर पाए जाने वाले कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। वो मतलब नोड्यूल्स छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के रूप में होते हैं जिसमें कोबाल्ट, सिल्वर या अलग टाइप के जो मेटल्स होते हैं वो संग्रहित होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। देखते हैं। प्रोजेक्ट समुद्रयान जो है भारत का गहरे समुद्र में एक प्रयास है डीप ओशियन में। देखिए हमारी पृथ्वी का 70% जो है ओशियनिक सरफेस से कवर्ड है और ओशियनिक सरफेस के बारे में हमें उतना भी नहीं पता है, 10% भी नहीं पता है जितना हम चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो उसी के एक्सप्लोरेशन के लिए हमारा ये समुद्रयान एक प्रोजेक्ट है जो कि भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, बावजूद ये आज की न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कोमोडोर जितेंद्र पाल सिंह एंड आर रमेश सिंह ने हाल ही में एक ट्रेनिंग डाइव की है फ्रांस के नोटाइल सबमर्सिबल से अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। ये इंडिया का एम्बिशियस समुद्रयान प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है या उसकी प्रिपरेशन का एक हिस्सा माना गया है ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं समुद्रयान मत्स्य 6000 जो ये है, मत्स्य 6000 जो है आपको दिख नहीं रहा होगा, 6000 जो है इस तरीके का एक स्पेरिकल जो एक पोर्ट है जिसके अंदर 3 लोग बैठेंगे और ये जो पोर्ट है ये समुद्र के अंदर जाएगा और वहाँ पर अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा, ठीक है। देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है वो है पायनियरिंग डीप सी मिशन, पायनियरिंग करना यानी कि शुरुआत करना डीप सी मिशन की, ठीक है, समुद्रयान का, प्रोजेक्ट समुद्रयान का, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत किया जाने वाला मिशन है, ठीक है। इसका जो मेन एम है इस मिशन का वो है मरीन रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी को एक्सट्रीम डेप्थ में एक्सप्लोर करना, ठीक है। मरीन रिसोर्सेज यानी कि समुद्री संसाधन और बायोडाइवर्सिटी जो भी हमारे पास जीव जंतुओं की जो विविधता है उसके बारे में हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे डीप ओशियन मिशन के तहत। दूसरी बात क्या है, इस मिशन को अंजाम देने के लिए जो रिसर्च वेजल जो हमने डेवलप की है उसका नाम है मत्स्य 6000
जो कि मैंने अभी आपको पिछली इमेज में दिखाई थी। ये जो स्पेरिकल वेजल है ये, ठीक है, ये 6 किलोमीटर डीप तक एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। इसमें 3 क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी विकसित की गई है, ठीक है। और इसका की कोलेबोरेशन जो है, ये मिशन किसके कोलेबोरेशन में किया जा रहा है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस के तहत आता है। इसका पार्टनर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि इसरो के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसने इस जो मत्स्य 6000 है उसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया था, जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट करना या उनकी खोज करना, ठीक है। प्रोजेक्ट समुद्रयान का जो उद्देश्य है वो डेवलप करना क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डीप ओशन माइनिंग के लिए, ठीक है। एडवांस करना सबवर्जिबल को, ठीक है, जो ये मत्स्य 6000 है इसको एडवांस करना। देखिए 6000 6 किलोमीटर तक जाएगा, इसलिए 6000 है, ये 6000 इसको मीटर कह सकते हैं आप, ठीक है। इस मीटर तक ये डेप्थ में जाएगा। उसके बाद यह पोजीशन करेगा इंडिया को लीडर इन द डीप ओशन एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ आज की ये क्लास ख़त्म होती है। आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, और इससे जुड़े हुए पीपीटीज एंड आपके पीडीएफ जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।